ओके। मैं जो बात जहां से रत्नाकर जी ने शुरू की थी वहीं कहता हूं। रत्नाकर जी, मैं बचकाना और शातिराना क्यों कहता हूं? आपने कहा कि जो माइनर इलेक्शन है वो जीतने देते हैं और मेजर में मैनेज कर लेते हैं। तो ये लोकसभा माइनर इलेक्शन था और लोकसभा का चुनाव परिणाम जिन 3 राज्यों ने सर्वाधिक प्रभावित किया उसमें सबसे बड़ा राज्य, मेजर राज्य उत्तर प्रदेश, मेजर स्टेट था। सेकंड बिगेस्ट स्टेट महाराष्ट्र, मेजर स्टेट था। थर्ड बिगेस्ट स्टेट बंगाल। मतलब ये माइनर थे, इसीलिए हमें बचकाना और शातिराना कहना पड़ता है। और ये बताइए, प्रियंका जी 4,10,000 से जीती हैं, वो पिच इलेक्शन कमीशन ने बनाई थी। वास्तविकता ये है, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, 2/3 जनता की बात ये कर रहे हैं, मगर जो 20% जनता के दम पर चुनाव जीतने का ख्वाब पाले हुए हैं, वो जो पुरानी एक राजनीतिक वो थी ना कि 1-2 जातियों को सेट कर लो और फिर कट्टरपंथी मुस्लिमों का एक वोट ले लो और फिर चंद वातावरण बना दो और उसके बाद माहौल ठीक हो जाएगा। और देखिए, लोकसभा में सबसे बड़ी जीत इनको मिली थी धुबरी सीट पे, जहां इनके रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे, जिसके बारे में धारणा है कि धुबरी मिनी बांग्लादेश है। तो हरियाणा में सबसे बड़ी जीत इनको ममन खान की मिली थी, जहां ममन खान 98,000 से जीते थे, हुड्डा साहब 70,000 से जीते थे। और आज भी उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें जीती हैं उसका समीकरण देख लीजिए। और मैं कहना चाहूंगा, वायनाड गांधी परिवार का गढ़ बन गया, जहां हिंदू माइनॉरिटी में वो गांधी परिवार का गढ़ बन गया है। वास्तविकता में विकास हो या सामाजिक सौहार्द हो, राष्ट्रवाद का विषय हो अथवा सांप्रदायिकता का विषय हो, आप जो सुविधा की राजनीति कर रहे हैं उस कारण से समस्या है। और मैं ईमानदारी से एक और बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने थोड़ी मेहनत की थी जब यात्रा निकाली थी, उससे कांग्रेस को लाभ हुआ। पर आप जमीन पे आके मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हम बैठकर 4 चीजें इधर से उधर सेट कर लेंगे और फिर विदेश से कोई जॉर्ज सोरस कहेगा मैंने $1 बिलियन रखे हैं मोदी जी को हराने के लिए, और उसके बाद कुछ बाहर से कुछ 4-5 बयान आ जाएंगे हर पार्लियामेंट सेशन से पहले और हम वातावरण बनाने में सफल हो जाएंगे। महोदय, इतनी सहजता से, इतनी सुविधा से आज की इस जागरूकता के दौर में चुनाव नहीं जीते जा सकते। मैं फिर याद दिला देना चाहता हूं रत्नाकर जी को, जब से चुनावों में ट्रांसपेरेंसी आई है, कांग्रेस तरस गई है स्पष्ट बहुमत के लिए। वोटर आईडी कार्ड 93 में आया और उसके बाद सीसीटीवी आए 2000 के दौर में। कांग्रेस को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत कभी। इसके ठीक उलट हम लगातार आगे बढ़े हैं। जो जो चुनाव की व्यवस्था पारदर्शी हुई, जो जो मीडिया स्वतंत्र हुआ है, जो जो देश में साक्षरता बढ़ी है, त्यों तो भाजपा आगे बढ़ी है। 50% साक्षरता के बाद पहली बार हमारी सरकार 90 के दशक में आई। 60% साक्षरता दर पे 2011 में हमें स्पष्ट बहुमत मिला और दोबारा 70% पे हम तीसरी बार चुन के आए हैं। महोदय, हकीकत को समझिए, वो पुरानी मानसिकता से बाहर निकलिए। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, रत्नाकर जी आप समझदार हैं, राहुल गांधी को समझाइए, ये अल्ट्रा लेफ्ट में कहां चले गए भाई? ये अल्ट्रा लेफ्ट आइडियोलॉजी कि वो हम ऐलान उमर से जाके मिलेंगे और वो कहते थे डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड ब्रिटेन। तो साहब, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है कि आई एम प्राउड हिंदू। अमेरिका में ट्रंप ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट जाके देखिए, उसमें कई नरसंहार की बात नहीं है। वो कह रहे नॉर्मलसी होनी चाहिए। गाजा के लिए लिखा है कि नरसंहार हो रहा है। इस हकीकत को समझिए। डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो इनको आप मानते थे, वो देश भी आपको क्या समझा रहे हैं उसे समझने का प्रयास करिए, घर के अंदर से अथवा सात समुद्र पार। ओके, नहीं मैं आ रहा हूं लेकिन अजीज खान साहब, नहीं मैं आ रहा हूं। रत्नाकर जी वापस आ रहा हूं। कैन नॉट बी अ 1-on-1 ना, प्लीज रत्नाकर जी वापस आऊंगा। अजीज खान साहब, क्या हो गया आपकी? आप तो 9 की 9 सीटें जी रहे थे। आप आज आपके मेन डिफेंडर अनुराग भदौरिया, लोग पूछ रहे हैं एवरग्रीन अनुराग भदौरिया कहां है? 9 की 9 सीटें जीत रहे थे आप, कितने पे हैं? कितनी सीटें जीते हैं आप? खान साहब, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीती है उत्तर प्रदेश में? खान साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, मैंने तो देख लिया खान साहब, सुबह मैं उसी बात पे 7 बजे से आया हुआ आज। आप कह रहे कितनी सीट जीत, अरे सर सुनिए ना सर, बोलिए ना सर, कितनी सीट जीती है? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के उन 9 विधानसभा में जो चुनाव हुआ, उन सारी जनता को मैं बधाई देना चाहूंगा कि किस कदर शासन सत्ता का चुनाव हुआ। लाठियों से रोका गया, घरों में कैद कर दिया गया, पिस्टल तक लहराया गया, लेकिन जनता का उत्साह उसे बीजेपी रोक नहीं रोक पाई। उसके बावजूद भी 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल किया। ऐसी परिस्थिति में तो 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हुई। किस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई, मेरे ख्याल से पूरे देश ने देखा। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं साहब बहुत बड़ी जीत महाराष्ट्र में हुई बीजेपी की और बीजेपी इसकी क्रेडिट ले रही है। अगर बहुत बड़ी जीत महाराष्ट्र में हुई है तो झारखंड में बहुत बड़ी हार भी हुई है,
उसकी भी क्रेडिट लेनी चाहिए। वो क्रेडिट कौन लेगा? अगर मोदी मैजिक महाराष्ट्र में चला है तो मोदी मैजिक आपका झारखंड में कहां चला गया? दूसरी बात, कह रहे साहब नारा चल गया, अभी तमाम चैनलों पे चला था, नारा चला, अगर बटोगे कटोगे एक है सेफ है, महाराष्ट्र में चला तो झारखंड में क्यों नहीं चला? सवाल इस बात का है कि आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और रही बात अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव, जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं, जिस तरह से जो एमबीए है वो उसमें तमाम तरीके की सिचुएशंस पैदा हुए हैं, कम 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 हमारे प्रत्याशी जीते हैं, इस पर मंथन होगा और मंथन बहुत ही गंभीरता से होगा कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई कि बीजेपी ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया 2.5 साल के कार्यकाल में कि वहां की पब्लिक बिल्कुल गदगद रही, एक तरफा एक मुश्त वोट दे दिया। ऐसा क्या खास काम कर दिया वहां की एमबीए गवर्नमेंट ने, वहां की बीजेपी गवर्नमेंट ने? सच्चाई यह है कि वहां की जनता सुनते हैं जो आप बोलते हैं, आई एम श्योर, लेकिन आप सीनियर आदमी हैं, समझदार व्यक्ति हैं। बड़ा चमत्कार हो गया। मैं आ रहा हूं सुधांशु जी काउंटर के लिए। नहीं, लेकिन अजीज खान साहब, आप जो बोलते हैं आप सेल्फ एनालिसिस भी तो करते होंगे ना कई बार। मैं सिर्फ बोल रहा हूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एट माय डिस्पोजल, आप सेल्फ एनालिसिस भी करते होंगे। आपको यह लग रहा है कि महाराष्ट्र में आपने अबू आजमी क्या क्या नहीं कराया? क्या हुआ आपको? कितनी सीटें आई आपकी? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं आप, उत्तर प्रदेश में आप बाइपोल्स में लोकसभा में अखिलेश यादव डिड समथिंग राइट, कुछ ठीक किया था। बीजेपी को दोबारा अपने आप को रिकंसाइल करना पड़ा, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ा, बाबा ने चेंज किया। आप पुलिस को ब्लेम कर दो, कांग्रेस ईवीएम को ब्लेम कर दे। आप लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं। जनता क्या घास खाती है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, जनता क्या घास खाती है क्या? नहीं, आप सच में मुझे बताइए ना। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं पंकज जी से पूछ रहा हूं, सुधांशु जी जवाब दें। नहीं, जनता को आप लोगों ने समझा क्या है? झारखंड में जीतो तो जनता ठीक है, महाराष्ट्र में हारो तो जनता बेवकूफ है, वायनाड में प्रियंका गांधी जी लाखों वोटों से जीते तो ईवीएम ठीक है, आप यहां यूपी में हार जाओ तो मतलब ईवीएम खराब है। ये है क्या? इट्स बिकम अ जोक फॉर यू सर। सर ऐश्वर्या जी बोलो सर। क्या आपके, सुनिए ना, आपके जाबाज पत्रकारों ने यहां की क्लिप नहीं चलाया? चला। क्या आपने अपने डिबेट में चीजों को नहीं दिखाया? क्या आपके चैनल ने वो जो तरीके के जो हालात पैदा हुए उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में, क्या आपके चैनल ने नहीं दिखाया? क्या क्या नहीं हुआ? तो इसमें कौन सी मैं नई बात कह रहा हूं और कौन सी ऐसी बात कह रहा हूं जो आप एडमिट नहीं कर पा रहे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, काउंटर डू दिस। कंचना जी आ रहा हूं, प्रियंका जी आ रहा हूं। आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपको बात रखनी चाहिए और आपको एडमिट करनी चाहिए बात को। ओके, सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद जी। अजीज खान साहब, मैं सिर्फ 2 क्लिपिंग की बात करूंगा। सच को कैसे छुपाया जाता है, अखिलेश यादव जी का ट्वीट कोई जाके देख ले, जिसको इन्होंने बंदूक लहराने वाला वीडियो कहा है। अजीज खान साहब, पहले अखिलेश यादव जी ने 56 सेकंड की क्लिप पोस्ट की एक्स के ऊपर, उसके बाद एडिट करके 23 सेकंड की क्लिप पोस्ट की। अब ये तो डिजिटल डाटा है ना, कोई जाके देख सकता है। क्यों भाई वो 56 सेकंड वाला क्यों हटा दिया? सच को दबाना था, सच को छुपाना था। दूसरी क्लिप बताता हूं। अबू आजमी साहब जब मौलाना अजहरी के पास गए हैं तो उनके वीडियो में वो क्या बोल रहे हैं? आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारे इलाके में 1,90,000 मुसलमान हैं, वो सब के सब मिलने चाहिए, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए। गजब था ना साहब। मतलब एक समुदाय से तो कहना बिल्कुल मुत्तहिद रहना है, एक साथ जुटे रहना है, भारत में ही नहीं, फिलिस्तीन तक जुड़े रहना है, हमास तक जुड़े रहना है, गाजा तक जुड़े रहना है, और दूसरे समाज से कहना है भाई तुम मराठी और उत्तर भारतीय में लड़ता रहे, बटे रहो, तमिल और हिंदी में बटे रहो। याद है कर्नाटक के मंत्री ने बोला था, डीके सुरेश ने, कि हम ज्यादा टैक्स देते हैं तो उत्तर भारत से अलग हो, उत्तर और दक्षिण में लड़े रहो, अगड़े पिछड़े में लड़े रहो, सामान्य और दलित में लड़े रहो, खूब लड़े रहो, खूब टूटे रहो, खूब बिखरे रहो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा एक है तो सेफ है, यह तो संविधान ने कहा है। हम सब संविधान की जब शपथ लेते हैं, हमने भी जब सांसद की शपथ ली तो क्या कहते हैं? मैं राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। जब एक था राष्ट्र तो अखंड था, और जब हम बटे थे
तो राष्ट्र खंड खंड हो गया था। और यह ऐतिहासिक तथ्य भी है। मैं पंचतंत्र की वो कहानी अजीम खान साहब याद करिए, हम सब ने बचपन में सुनी होगी कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चों को बुलाता है, जब वो मृत्यु पे होता सबको एक एक डंडी देता, सब तोड़ देते हैं, फिर उसको एक में बांध देता, कोई नहीं तोड़ पाता, कहता है एक है तो सेफ रहेंगे। तो पंचतंत्र ने कहा है और इतिहास ने जो कहा मैं बताना चाहता हूं, यदि हम राजा अंभी और पोरस में बटे नहीं होते तो यूनानियों के हाथों कटे नहीं होते, यदि जयचंद और पृथ्वीराज में बटे नहीं होते तो गौरी के हाथों कटे नहीं होते, यदि मान सिंह में और महाराणा प्रताप में बटे नहीं होते तो अकबर के हाथों कटे नहीं होते, यदि छत्रपति शिवाजी एक तरफ और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ नहीं होते तो औरंगजेब के हाथों कटे नहीं होते। तब राज्यों के राजा बटे रहते थे, अब जातियों के छत्रप बटे हुए हैं और उन्हें लगता है कि मुगलिया मानसिकता वालों के साथ गठबंधन करके हम जीत जाएंगे। इसलिए इतिहास हो, पंचतंत्र हो या संविधान हो, वो वही कहता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इस बात को आज़ीम खान साहब आपको समझना चाहिए।